Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we are discussing here a new lesson, structure of the atom. Structure of the atom or atomic structure in a classical model. Atomic structure in a classical model. परमाणु संरचना की जो आधुनिक संरचना है वो किस प्रकार की है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को किस प्रकार से डिस्कस किया गया और एक्सप्लेन किया गया, इसके विषय में जो भी तथ्य सामने आए हैं उन सारे पॉइंट्स का आज हम डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है। तो अगर आपसे सिंपली ये क्वेश्चन राइज किया जाए व्हाट इज एटम, तो मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले ले चलना चाहता हूं। तो एटम टर्म तो बाद में आया है, इसके पहले हमारे ही देश के महान ऋषि महर्षि कणाद, जो कि एक महर्षि थे कणाद, उन्होंने अपने ही नाम पर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उनको दिखाई दिया उसका नाम उन्होंने कण रखा था। आज हम कहते हैं कि रसायन विज्ञान की खोज ये जर्मनी की है। रसायन मीन्स केमिस्ट्री की खोज जर्मनी के केम शब्द से हुई है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जबकि रसायन में सबसे पहले कण की खोज अगर किया देखा जाए तो हमारे ही देश के महर्षि कणाद ने अपने ही नाम पर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो देखा, विजन किया, उसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर कण रख दिया। अब ये कण, उस समय तो हमारे पास कोई ऐसे उपकरण नहीं थे जिनके आधार पर हम आसानी पूर्वक कह सकते हो कि इनको ब्रेक किया जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है। जबकि वास्तविकता क्या है कि ऐसे उपकरण न होने की वजह से हम कणों का विच्छेद नहीं कर सकते थे। और आज हमारे पास इस प्रकार के ढेर सारे उपकरण मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इसलिए हमने उनको तोड़ा, उनको ब्रेक किया और उनके अंदर के परमाणुओं को देखा। तो ये अणु क्या है, परमाणु क्या है, मीन्स एटम क्या है। पहले हम आपको एटम के विषय में बताना चाहेंगे, जिसको हम सिंपली परमाणु कहते हैं। कि जो स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में बताएं हम आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स एटम जो होता है, एटम मीन्स परमाणु जो होता है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम माने माइन्यूट, वेरी माइन्यूट, वह सूक्ष्मतम कण होता है जिनसे अणु बनता है। मीन्स एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे H और H के कॉम्बिनेशन से H2 बनता है, Cl और Cl के कॉम्बिनेशन से Cl2 बनता है। सो जस्ट लाइक एटम के कॉम्बिनेशन से जो है ये जो है एटम जो परमाणु रहा है, इनके कॉम्बिनेशन से जो है वो अणु बनते हैं। तो आपने देखा कि एटम के कॉम्बिनेशन से अणु बनते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए, बिना डिकम्पोज केमिकल रिएक्शन में, विदाउट डिकम्पोजिशन, बिना अपघटित हुए केमिकल रिएक्शन में ये आराम से भाग लेते हैं, बिना अपघटित हुए। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं चलेगा, अर्थात ये बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एटम क्या है। एटम में मैंने आपको बताया कि एटम किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम अणु, जिसको कण कहा गया, जिसे हम अणु की संज्ञा दिए, सूक्ष्मतम अणु है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, अर्थात उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इस तरह से आपने देखा। और आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के विषय में आपको बताएं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, एटम की संरचना कैसी होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में डिस्कस करना चाहें तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो हमको मिलता है वो होता है हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन। और जिसमें हमने कहा कि
अन्य जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी एटॉमिक रेडियाई 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान दीजिएगा 0.28 एंगस्ट्रॉम है एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या जो होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम किसकी है? वो हाइड्रोजन की है। किसकी है? हाइड्रोजन की है। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या के विषय मैंने बताया 0.28 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम, सिंगल एंगस्ट्रॉम मींस यूनिट एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 0.28 एंगस्ट्रॉम इस हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक रेडियाई हो गई। और अन्य तत्वों के अगर त्रिज्या को देखा जाए, अन्य तत्वों की एटॉमिक रेडियाई को देखा जाए तो 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉम तक देखे गए। 2.5 एंगस्ट्रॉम तक ये देखा गया। तो मैंने बताया कि अन्य परमाणु आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई के को अगर हम बेस मान लें परमाणु त्रिज्या को, जैसे ये एटम है, ध्यान दीजिएगा इतना बड़ा एटम नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। इसकी ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटम की रेडियस है, त्रिज्या है। अगर ये एटॉमिक रेडियस जो है, ये त्रिज्या जो है सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसकी है? हाइड्रोजन की है। और अन्य एलिमेंटों को कंपेयर किया गया तो देखा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस जो मिली है 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हायर मॉलिक्यूल में अगर जाते हैं तो 2.5 एंगस्ट्रॉम की एटॉमिक रेडियस मिलती है हमको। इनकी परमाणु त्रिज्याएं अलग अलग। कहने का आशय रहा अगर यह त्रिज्या बड़ी हो जाएगी जाहिर सी बात है एटम का स्ट्रक्चर भी बड़ा हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर के रूप में कौन सा एटम मिला हमको? हाइड्रोजन मिला। तो हाइड्रोजन जो मिला है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है ये मिला है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 10⁻10 मीटर बताया मैंने आपको कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कहेंगे और मीटर में कहना चाहेंगे आप तो इसी में आप जो है 2 और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻10 मीटर। तो यहां पर देखने में आपने देखा कि सबकी यूनिट एंगस्ट्रॉम में लिखी गई है। तो एंगस्ट्रॉम में लिखी गई है इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्योंकि हाइड्रोजन ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसी का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो माय डियर फ्रेंड आपने इस तरह से इस स्थिति को स्पष्ट करके देख लिया कि जो हाइड्रोजन रहा उसकी एटॉमिक रेडियस आपको कितना मिली? 0.28 एंगस्ट्रॉम। इससे स्मॉलेस्ट रेडियस और किसी भी इससे छोटी त्रिज्याएं और किसी की भी परमाणु की आपको नहीं मिली। तो यहां पर आपने देखा कि अब ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया इसका। और अगर हम ये आपसे ये जानना चाहें कि हाइड्रोजन परमाणु ये सबसे लाइट एलिमेंट है, सबसे लाइट सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन परमाणु। तत्वों जितने भी हमारे पास पूरे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स जो हैं उन सारे एलिमेंट्स में आपने देखा कि 118 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ही पहला एलिमेंट है ऐसा जिसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। और उसके बाद आपने देखा कि सबसे लाइट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। 1 पहले से शुरुआत हुई, ध्यान दीजिएगा एटॉमिक नंबर 0 नहीं हो सकता, 1 से ही स्टार्ट होगा। तो 1 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो वह है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर आपने देखा कि हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस जो होती है वह 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। इससे ज्यादा एटॉमिक रेडियस अन्य की होती है। और अगर इसके वेट की कंपेयर, इसका द्रव्यमान देखा जाए, वेट देखा जाए हाइड्रोजन का माय डियर फ्रेंड, अगर हम इसके वेट की तुलना करें, इसके भार की अगर हम तुलना करते हैं, आइए देखते हैं इसका भार जो है कितना होता है। इसका भार जो है देखा जाए 1.008 AMU, स्मॉल AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एक हाइड्रोजन का मास अगर देखा गया तो 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहा गया एटॉमिक मास यूनिट। जबकि अन्य तत्वों के देखे गए, ध्यान दीजिएगा अन्य तत्वों को देखा गया तो अन्य तत्वों के एटॉमिक मास जो लगभग 2 से लेकर के ध्यान दीजिएगा 2 से लेकर के 260
2 से लेकर के 260 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान दीजिएगा, 2 से लेकर के 260 एटॉमिक मास यूनिट है। तो आपने वेट के भी कंपेयर में करके देख लिया। तो हाइड्रोजन ही सबसे लाइट एलिमेंट आपको मिला, हाइड्रोजन ही सबसे हल्का तत्व आपको मिला, जिसके विषय में आपने अध्ययन करके, आपने देख करके, पहचान करके स्पष्ट कर लिया कि सबसे लाइट एलिमेंट है। इसी का एटॉमिक नंबर 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है और एटॉमिक रेडियस 0.28 एंगस्ट्रॉम है। एटॉमिक मास 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। और इससे भी जो हाई वेटेड हैं, जिनका भार ज्यादा है, आपने उनके जो वेट को देखा कि 2 से लेकर के 260 AMU तक है, 2 से लेकर के 260 एटॉमिक मास यूनिट तक हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये एटॉमिक मास यूनिट चेंज होती चली जा रही है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इनका एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसके पहले के पीरियोडिक टेबल में जब मैंने आपको जो है ऑलरेडी बताया है, और इसका भी टॉपिक हमारा जो है अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने, कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये एटम है, और मैंने इनको जो है ग्रुप और पीरियड में जब डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन मैंने किया था, और जो है पीरियोडिक टेबल के विषय में जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पर 2 डिफेक्ट मैंने क्लियर कर दिए थे। ये बताया था मैंने कि हाइड्रोजन को जो है ये 2 जगहों पर स्थान दिया गया। एक तो जो है एल्कलाई मेटल के साथ दिया गया, दूसरा हैलोजनों के साथ दिया गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी पूर्वक रिलीज भी कर सकता है, और हैलोजनों के साथ है तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी पूर्वक एक्सेप्ट भी कर सकता है। कहीं पर ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, कहीं पर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ये दोनों टेंडेंसीज आपने जो देखा, ये किसकी है? ये हाइड्रोजन एटम की है। स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। यह जो मैंने टॉपिक आपको बताया, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। आइए देखते हैं। इस तरह से अगर ये कहे कि एटम हो गया है, अब ये एटम को कहा गया अविभाज्य है, ऐसा कुछ नहीं है। एटम विभाज्य है, परमाणुओं को तोड़ा गया, एटम को जो है विभाजित किया गया। और विभाजित तो ये जो 19वीं शताब्दी तक जो ये माना जाता रहा, 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता रहा कि एटम जो है अविभाज्य कण होते हैं। 19वीं शताब्दी तक कहा जाता रहा एटम जो है ये अविभाज्य कण होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु ये जब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अंतिम माने 19वीं शताब्दी जब खत्म होने को हुई, अंतिम दशक में वैज्ञानिकों को यह ज्ञात हुआ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एटम को तोड़ा जा सकता है। और जब इन्हें तोड़ा जा सकता है, इनके अंदर डिफरेंट पार्टिकल दिखाई दिए। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आता कोई एग्जामिनर है या कोई टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि एटम के मूल कण बताइए, मूल कण क्या क्या होते हैं। तो मूल कणों के रूप में परमाणु के अंदर अगर देखा गया तो मूल कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये मूल कण हैं एटम के, ये मूल कण हैं। कौन कौन से मूल कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम का ये मूल कण है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतने ही कण नहीं होते किसी एटम में। किसी एटम में अगर हम एक ओनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है तो ऐसा नहीं है। इसमें और भी पार्टिकल होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मीजॉन। पाई के 3 मीजॉन होते हैं, प्लस पाई मीजॉन, न्यूट्रल पाई मीजॉन, माइनस पाई मीजॉन। तो न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, पाई मीजॉन हो गया। तो ये सब पार्टिकल कहां से आए? ये सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं वो एटम के अंदर से, अर्थात एटम का जो मूल कण है, जो मूल भाग है, वह जो है वह 3 ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मूल कणों की गणना अगर की जाए, उनके जो है वास्तविक कणों की गणना की जाए, तो ये 3 तो आपको अस्थायी रूप से उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपको मिलना ही मिलना है। तो अगर ये मिल रहे हैं तो इन्हीं को हमने कहा कि जो है तत्व के ये मूल कण है। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मूल कण है। उसके अतिरिक्त आपने देखा न्यूट्रिनो मैंने बताया, एंटी न्यूट्रिनो मैंने बताया, पाई मीजॉन मैंने बताया। पाई मीजॉन को ब्रेक कर दिया मैंने, प्लस पाई मीजॉन, न्यूट्रल पाई मीजॉन, माइनस पाई मीजॉन बताया मैंने आपको। तो ये जो न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, इनके सिंबल भी ऐसे लिखे जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, इस तरह से कहेंगे न्यूट्रिनो, इस तरह से कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह से कहेंगे पाई मीजॉन। और यहाँ पर ये जो है
अगर हमने लिख दिया कि 0 है, यहाँ पर लिख दिया +5 मीजान, यहाँ पर लिख दिया -5 मीजान, तो ये अंदर पार्टिकल है जो किसी भी एटम के अंदर आपको आसानी पूर्वक मिल जाएंगे। तो आपने देखा सारे एटम में ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, 5 मीजान, +5 मीजान, -5 मीजान, न्यूट्रल 5 मीजान ये मिले आवश्यक नहीं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आती है तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है एटम में आपको आसानी पूर्वक मिल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अब इसके जो है हिस्ट्री के विषय में चलते हैं कि परमाणुओं के जो सबसे प्रमुख मूल घटक हैं, परमाणुओं के जो मूल घटक हैं अर्थात मेन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एटम, मेन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एटम, क्या कहा मैंने? मेन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एटम, ये 3 हैं परमाणुओं के मूल घटक के रूप में देखा गया। ये 3 ही मूल घटक के रूप में है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए इसकी थोड़ी सी समरी देख लिया जाए, फिर हम इसकी डिस्कवरी पर चलते हैं। पहले हम आपको इसकी समरी बताएंगे, फिर इसकी डिस्कवरी बताएंगे। ये देखते हैं, तो यहां पर आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साइन मैंने लिखा है -1 E0 जो -1 जो सबसे लोअर में है, माइनस में है, उसको नीचे की तरफ लिखा गया, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया और ये उसका एटॉमिक मास हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -1 होता है। इसका चार्ज क्या है? -1 कूलम का चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट आवेश इसका जो होता है -1 कूलम का होता है, ध्यान दीजिएगा। और उसी के बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन में आपने देखा कि 1p1 मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? 1p1 लिख दिया, या फिर प्रोटॉनों को कहीं कहीं पर सिंपली जो है p लिख देते हैं, कहीं कहीं सिंपली p लिख देते हैं, नहीं तो एक्चुअल में अगर प्रोटॉन को देखा जाए तो 1p1 होता है। अर्थात 1p1 को आप ध्यान दीजिए 1 या 1 भी होता है, तो ये इसीलिए इसका नाम प्रोटियम रखा गया है। हाइड्रोजन के जो 3 डेरिवेट्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं, उनमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। क्या क्या मैंने बताया? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एक को हमने कहा 1H1, एक को हमने कहा 1H2, एक को हमने कहा 1H3। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया और ये ट्राइटियम हो गए। तो ये हाइड्रोजन के 3 डेरिवेट्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये प्रोटियम प्रोटॉन से आया है, इसीलिए कहीं कहीं पर जहां पर 1H1 निकलता है वहां पर उसको प्रोटॉन की भी संज्ञा दे दी जाती है, क्योंकि 1H1 और 1p1 दोनों के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम है। तो आपने देखा कि ये सबसे लाइट एलिमेंट रहा है, और इस केस में मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको कि 1p1 ये प्रोटॉन है जिस पर इकाई धनावेश मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के विषय मैंने अभी आपको बताया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है? +1। कितना है? +1। इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लिखा गया 1p1। और न्यूट्रॉनों पर आप देखिएगा 0 यहां पर हमने लिखा है, अर्थात इसका चार्ज जो होता है, इसका आवेश जो होता है वो 0 होता है। बट यहां पर देखिएगा एटॉमिक नंबर 0 है, एटॉमिक मास 1 है। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 है, एटॉमिक मास 1 है। इसको न्यूट्रॉन हमने कहा। न्यूट्रॉन का जो है अगर यूनिट जो है चार्ज देखा जाए कि 0 होता है, और इसका वेट देखा जाए, वेट केजी में आइए देख ले रहा है। अभी तो एटॉमिक मास यूनिट में ना बता करके केजी में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास जो होता है 9.10939, नोट करिएगा 9.10939 इंटू 10⁻31 kg, 10⁻31 kg, यह इसका एटॉमिक मास होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का देखिए 1.67262, 1.67262 इंटू 10⁻27 kg, यह इसका एटॉमिक मास होता है। किसका? प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का देखिएगा 1.67493, ध्यान से सुनिएगा 1.67493 इंटू 10⁻27 kg, ये इसके मास होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो मास मैंने बताया है ये केजी में बताया है, एटॉमिक मास यूनिट में मैंने नहीं बताया। ये मैंने इनके मास को केजी में लिया है, और अगर एटॉमिक मास यूनिट में बताया जाएगा तो डेसिमल में आ जाएंगे, और डेसिमल में आ जाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट को डेसिमल में देखा जाए तो 0.0054800 ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ध्यान देंगे। और अगर हम प्रोटॉन के केस में आए तो 1.007276 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है।
और अगर न्यूट्रॉन के केस में आए तो नोट करिएगा, न्यूट्रॉन के केस में एटॉमिक मास यूनिट को अगर देखा जाए ये होता है 1.00865, 1.00865। तो 8665 ये AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। माय डियर फ्रेंड, इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की खोज किया है 1897 में। 1897 में थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने किया है। किसने किया है? सर जे थॉमसन ने किया है। किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। और प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड ने किया है। प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड ने किया है और रुदरफोर्ड का पूरा नाम है ई रुदरफोर्ड। ई रुदरफोर्ड ने 1919 में किया है, 1919 में किया है और ये प्रोटॉन की खोज हुई है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया है। जेम्स चैडविक को, जे चैडविक आप लोगों ने नाम सुना होगा, जेम्स चैडविक ने किया है और 1932 में किया है। क्या रहा मैंने जो अभी आपको बताया, या मैंने टॉपिक आपको क्लियर कर दिया कि किसकी खोज कब और कब जो है किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन जो मूल कण हैं इनकी खोजों को विषय मैंने बताया। और जर्मन साइंटिस्ट युकावा ने पाई मीजानो की और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की खोज की। जर्मन साइंटिस्ट युकावा ने पाई मीजानो की खोज किया। तो ये कब किया? पाई मीजानो को जब ये पता चला कि नहीं, एटम के अंदर यही तीन ही मूल कण नहीं है, एटम के अंदर और भी मूल कण हैं। तो जर्मन साइंटिस्ट युकावा ने अन्य मूल कणों की खोज किया। अन्य मूल कणों की खोज करने के बाद आपने देखा कि जर्मन साइंटिस्ट ने, युकावा ने कहा कि नहीं, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त और भी मूल कण है। वो है न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पाई मीजान है, प्लस पाई मीजान है, न्यूट्रल पाई मीजान है, माइनस पाई मीजान है। इस तरह से अन्य जो है पार्टिकल की खोज किया। पॉजिट्रॉन है। तो आपने देखा कि इस तरह से अन्य पार्टिकल की खोज की गई, लेकिन मेन पार्टिकल के रूप में, मूल कणों के रूप में जो देखा गया वह सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन मूल कणों को देखा गया। जिसके विषय मैंने बताया कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किया है और रुदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन की खोज किया है और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया है। यह मैंने सिंपल सी हिस्ट्री आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। और इसके अलावा मैंने अदर पार्टिकल के विषय में बताया कि जर्मन साइंटिस्ट युकावा ने अदर पार्टिकल की खोज किया है। किस प्रकार से किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है। आइए एक एक करके डिस्कस किया जाए, तो फिर आपकी समझ में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कैसे, किस तरह से किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। तो कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज, इसको सबसे पहले जूलियस प्लकर, साइंटिस्ट जूलियस प्लकर ने 1859 में ध्यान दीजिएगा, 1859 में जूलियस प्लकर ने, किसने? जूलियस प्लकर ने किया है। तो जूलियस प्लकर ने जब किया 1859 में, जूलियस प्लकर ने जब इसकी खोज किया तो उन्होंने ये कहा कि बहुत कम प्रेशर लिया, बहुत लो प्रेशर लिया है। और लो प्रेशर लेकर के यहाँ पर जो है, अब देखिए किस पर लिया इन्होंने सबसे पहले जो है जूलियस प्लकर ने इसकी खोज किया, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए और ये कहा कि यह जो है पूरी तरह से एक चलने वाली, अर्थात यहां पर दो इलेक्ट्रोड जो लिए गए, इलेक्ट्रोडों से चलने वाली एक विशेष प्रकार की किरणें हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन करके देखा जाए क्या है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये कांच की एक बहुत ही हॉट, कांच की एक ट्यूब है, कांच की एक ट्यूब है और यहां से लिखा गया वैक्यूम पंप। कांच की इस ट्यूब के अंदर से सारी एयर को खींच करके पहले बाहर निकाल दिया गया, अर्थात इसमें वैक्यूम हो गया। क्या हो गया? वैक्यूम। गैस की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम कर दिया गया। वैक्यूम करने के बाद यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक को कहा गया कैथोड, दूसरे को कहा गया एनोड, और इन दोनों को ले जाकर के हाई वोल्टेज आप सोर्स से जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के.एन. शर्मा ने लिखा कि 1 लाख से 3 लाख वोल्टेज के बीच अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पर कीड़ों का विसर्जन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हाई पावर ऑफ सोर्स से जोड़ा गया है, लगभग 11,000 से लेकर के 24,000 वोल्टेज तक की जो है यहाँ पर जोड़ा गया। और जोड़ने के पश्चात आपने देखा कि ये जो प्लेट लगाई गई है,
एक को हमने एनोड कहा है, दूसरे को कैथोड कहा है। जो पॉजिटिव से जुड़ा है उसको एनोड कहा गया, जो निगेटिव से जुड़ा है उसको कैथोड कहा गया। कैथोड रेज की खोज कैसे हुई है उसके विषय में डिस्कस करना चाहता हूं। तो कैथोड रेज की खोज के विषय में आइए देखते हैं कि यहां पर जूलियस प्लकर ने इनकी गैसों का दाब जो है वह 0.001 0.001 mm मीन्स मर्क्यूरिक मैनोमीटर Hg 0.001 Hg इतना प्रेशर लिया और इतने प्रेशर पर गैसों का विद्युत विसर्जन कर दिया। और जब इतने प्रेशर पर गए, जब इसमें हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक को फ्लो किया, और तो देख क्या रहे हैं कि यहां से जो एक कैथोड रेज है, जो कैथोड प्लेट लगाया है, इस प्लेट से एक विशेष प्रकार की किरणें जो है, एक विशेष प्रकार की किरणों का पुंज, एक विशेष प्रकार की बीम ऑफ लाइट, एक विशेष प्रकार की बीम ऑफ लाइट, किरणों का पुंज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंच रहा है? एनोड की साइड में। अर्थात कैथोड से चलने वाली किरणें जो एनोड की साइड में पहुंच रही हैं, इसी किरणों का नाम इन्होंने दिया है ये कैथोड किरणें हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, इसी का नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रे नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को कैथोड किरणें कहा गया, जो ये निकल करके आगे की साइड में बढ़ रही हैं, जो निकल करके आगे की साइड में बढ़ रही हैं, इसी को कैथोड किरणों के नाम से जाना गया। तो कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, मैंने अभी एक्सपेरिमेंटली आपको बता दिया कि जूलियस प्लकर ने इसकी खोज किया और इनको जो है कहा कि ये कैनोल किरणें हैं। क्या कहा इनको? कैनोल किरणें हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल करके एनोड की साइड में मूवमेंट कर रही है, इसलिए इनको कैनोल किरणें नाम दिया गया। और इसको हाई पावर ऑफ वोल्टेज से जोड़ा गया, और जब इसमें हाई पावर ऑफ वोल्टेज से जोड़ दिया गया, सोर्स ऑफ हाई पावर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी वोल्टेज से जोड़ा गया, तो जोड़ने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि कैथोड से एक प्रकार की विशेष प्रकार की किरणों का विसर्जन शुरू हो गया और एनोड प्लेट की साइड में मूवमेंट शुरू हो गया। तो कैथोड से निकलने वाली इन्हीं किरणों के पुंज को, एक एक कणों को कहा गया जो ये इलेक्ट्रॉन है। और यही इलेक्ट्रॉनों की किरणों के, इलेक्ट्रॉनों के पुंज जब किरणों के रूप में आगे बढ़ना शुरू कर दिए, इन्हीं को कहा गया कि कैथोड रेज है, कैथोड किरणें हैं। ये टॉपिक आपने देख लिया, ये कैथोड किरणों के विषय मैंने भी आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो आइए देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी। विलियम क्रुक्स 1879 में, और ध्यान दीजिएगा जे टॉमसन ने 1897 में, जे टॉमसन ने 1897 में अब इस विषय में डिस्कस करना शुरू किया। पहले डिस्कस किसने किया? जूलियस प्लकर ने किया है। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो डिस्कस विलियम क्रुक्स कर रहे हैं और जे टॉमसन कर रहे हैं। विलियम क्रुक्स ने 1879 में किया है और जे टॉमसन ने 1897 में किया है। अब 1897 में जो इसका कैरेक्टर उन्होंने देखा, उस कैरेक्टर में क्या देख रहे हैं आइए देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी बताया कैथोड रे की, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की किरणों के चलने वाले पुंज की, इलेक्ट्रॉन किरणों के चलने वाले पुंज की पहली प्रॉपर्टी इन्होंने बताया। जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसको कहा कि कैथोड किरणें चल रही हैं। उनकी पहली प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है। इट सिंपली मूव टू द स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें कैसे चलती हैं? द कैथोड रेज इज सिंपली मूव टू द स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं और सीधी रेखा में चलती है। अगर इसका जो है प्रूफ करने के लिए बोला गया, तो आइए देखते हैं कि मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे इनको कहा गया कि सीधी किरणें जो है चलती हैं। तो यहां पर इन्होंने किया क्या, यहां पर सिंपली इन्होंने किया क्या कि यहां पर एक इन्होंने एक ब्लॉकर लगा दिया, इस तरह से एक चकत्ती लगाया, इसे चकत्ती बना दिया इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक चकत्ती बना दिया इस तरह से। ये देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा आसानी पूर्वक। इस तरह से एक चकत्ती बना दी इस तरह से, यहां पर एक चकत्ती बना दी गई इस तरह से। अब यहां पर जो चकत्ती बनाई गई, इसकी इमेज यहां पर बन जाएगी। इसकी एक इमेज यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका एक प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अगर इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि किरणें इसको भेद नहीं पाई, तभी तो इसका प्रतिबिंब बना। अगर ये किरणें इसको क्रॉस करके आगे की साइड में निकल गई होती तो इसका प्रतिबिंब न बनता। इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब होता है कैथोड किरणें जो है वे
एक सीधी रेखा में ही चलती है, तभी तो जाकर इसका, अगर ये टेढ़ी रेखा में चलती, यहां से मुड़ करके जाकर यहाँ पर जो है पड़ जाती और इसका प्रतिबिंब न बनता। प्रतिबिंब बनने का सीधा सा अर्थ ये हो गया, जैसे सूर्य की किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं, वैसे कैथोड किरणें भी सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। ये पहला प्रकरण लिया इन्होंने। दूसरा सिम्टम क्या बता रहे हैं कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। ये माय डियर फ्रेंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपने देख, आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहां पर आपने देखा, इस फिगर में आप देख रहे हैं, एक एक कण आप देख रहे हैं, इन्हीं कणों का नाम क्या रखा इन्होंने? इलेक्ट्रॉन रखा। क्या नाम रखा इन्होंने? इलेक्ट्रॉन रखा। इलेक्ट्रॉन नाम रखा इन्हीं कणों का। और ये कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉनों के पुंज हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं। जब इलेक्ट्रॉनों के समूह की संज्ञा दिया इन्होंने, तब कहा कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है। तो दूसरा आपने देखा कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं और इन्हीं कणों को कहा गया कि ये कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ध्यान दीजिएगा इन कणों में भार होता है। ये कैसे प्रूव किया गया? भार होने का असर ये रहा, अगर इसी चक्ति को यहाँ पर ऐसे जो है लगा दिया जाए, स्टेट लगा दिया इन्होंने, ये आसानी पूर्वक ये जो किरणें जो है यहाँ से आ रही हैं, एक छोटा सा देखिए, एक छोटा सा लगा दिया जा रहा है इस तरह से, एक छोटा सा ऐसे लगा दिया गया इस तरह से छोटा सा पैडल लगा दिया गया। जब ये कीड़े पड़ेंगे, इस पर टकराएंगे, इस तरह से आगे जाकर टकराएंगे, तो ये रोटेट कर जाएगा, चक्कर लगाएगा, घूम जाएगा। जब ये चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब हो गया कि कैथोड कीड़ों में क्या है? कैथोड कीड़ों में भार है। अगर भार ना होता, इसको पुश न करते तो क्या करता है? चक्कर न लगाता। तो कैथोड कीड़ों में जो है ये भार होता है। अगला इन्होंने तीसरा कमेंट क्या दिया कि कैथोड कीड़े विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणें वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पर जो है, अब आपको देखना है ध्यान से, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, आप एक एक पॉइंट को लिखते चलिएगा और जो है समझते चलिएगा। आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं जो अगला टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, हमारा अगला टॉपिक जो है हुआ है कैथोड कीड़ों में जो है, अभी आपने देखा कि वेट होता है, भार होता है, ये मैंने प्रूव कर दिया, कैथोड कीड़ों में भार होता है। अगला पॉइंट मैंने ये देखा, अब भार तो हो गया, क्लियर तो हो गया कैथोड कीड़ों में। अगले पॉइंट पर डिस्कस करने से पहले हम आपको यह बता रहे हैं कि ये वैद्युत और जो है चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसी प्लेट लगा दिया जाए, यहाँ पर देखिए मैंने ये प्लेट लगा दिया, ये प्लेट लगा दिया और ये प्लेट जो है ये हाई चार्जेज है और ये पॉजिटिव चार्जेज है। कौन सी चार्जेज है? पॉजिटिव चार्जेज है। अब ये पॉजिटिव चार्जेज से लगाकर हमने किसी सोर्स से इसको जोड़ दिया, इस तरह से किसी सोर्स से हमने इसको जोड़ दिया। अब जब हमने किसी सोर्स से इसको जोड़ दिया तो यहाँ पर ये कीड़े जो सीधी रेखा में चल रही थी, ये कीड़े सीधा पहले आकर यहाँ पर मुड़ना शुरू हो जाएंगी, ये कीड़े यहाँ पर मुड़ना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब हो गया कि कैथोड कीड़े वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या होती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये तीसरा कैरेक्टर हमने बताया। चौथा कैरेक्टर आप देखिएगा, कैथोड कीड़ों की नली जो होती है, अगर ये टकराती है जाकर के, तो जैसे पदार्थ जाकर टकराएंगे वहां पर वैद्युत विसर्जन उत्पन्न करती है, अर्थात प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, ज्वाला उत्पन्न करती है। टकराने के पश्चात क्या करती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। तो इस तरह से 4 कैरेक्टर हम देखा। आइए 5वां कैरेक्टर देखा जाए कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को में तापदीप्त उत्पन्न करती हैं। अगर किसी धातु की पतली पन्नी को यहाँ रख दिया जाए और कैथोड किरणें उससे टकराएंगी तो उसमें जो है वो उसको टेम्परेट कर देंगी, हीट कर देंगी, गर्म कर देंगी। क्यों? इसका अर्थ यह निकलता है कैथोड किरणों के अंदर एक प्रकार का आवेश होता है, एक प्रकार का चार्ज होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इसमें चार्ज है तभी तो उसको चार्ज कर पा रही हैं। इसीलिए अगर धातु की, इसीलिए मैंने कहा धातु की पतली पन्नी को, नहीं तो हम ये कह देते कि अधातु की, या मैं कह देता कि लकड़ी की, या मैं कह देता कोई इंसुलेटर की। नहीं, धातु की पतली पन्नी को, धातु की पतली पन्नी को ये जो है वो इसके ऊपर जब पड़ती है उसको हीट कर देती, गर्म कर देती। रीजन ये रहा कि इनके पास अपना स्पेसिफिक चार्ज होता है, विशिष्ट आवेश होता है। जब यही स्पेसिफिक चार्ज इसके ऊपर पड़ता है तो उसको क्या कहती है? वो हीट कर देती है। आइए इनका जो है 6वां कैरेक्टर देखा जाए। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, गैसों को आयनित कर देती है, जैसे फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, अर्थात फोटोग्राफी प्लेट पर जब कैथोड किरणें पड़ेंगी तो उसको काला कर देती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कैथोड रेज है। आगे देखिएगा, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद करके बाहर निकल जाती हैं, अर्थात उसमें वेधन क्षमता भी होती है।
कैथोड किरणें के अंदर भेदन क्षमता भी होती है, किसी भी पतली पन्नी को भेद करके उसको पेनिट्रेट करके होल करके उसको बाहर निकल जाएंगी, छेद करके उसको बाहर निकल जाएंगी। तो ये पतली पन्नी को भेद करके बाहर निकल जाती हैं। लास्ट का कैरेक्टर देखिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिएगा, जिसके बाद कुलिज ने जो है एक्सरे की खोज किया है माय डियर फ्रेंड। तो कैथोड किरणें ही ऐसी किरणें हैं जो कि कैथोड किरणें ऐसी किरणें हैं जब किसी धातु की सतह से टकराती है तो एक्स किरणों में बदल जाती हैं। किस किरणों में? एक्स किरणों में, एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये कैथोड किरणें जो है आसानी पूर्वक एक्स किरणें उत्पन्न कर देती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने कैथोड किरणों की प्रकृति के विषय में अध्ययन कराया आपको। अब आइए देखते हैं, हम आपका अगला पॉइंट डिस्कस करने चल रहे हैं। अब आपको अगला पॉइंट हम आपको बता दें कि कैथोड किरणों के विषय में अगला पॉइंट आपको बताने चल रहा हूं कि यहां पर एक सिंपल सा रेशियो मैं आपको बताने चल रहा हूं। कुछ सिंपल सा रेशियो हमारा ये होता है कि इनका स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन, ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ, मींस E by m, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सदैव कांस्टेंट होता है। इनका रेशियो सदैव नियतांक होता है, सदैव कांस्टेंट होता है। माय डियर फ्रेंड, इनकी वैल्यू जो होती है उसको हम आपको बताना चाहेंगे। नोट करिएगा 1.7588, 1.7588 into 10 power 8 कूलम into 10 power 8 कूलम, एक कूलम का चार्ज लेते हैं। तो 1.7588 यहां पर लिखा गया। इसके बाद है 196, यहां पर देखिएगा 196। अब आप पूरा पढ़िए। इनका जो E/M का रेशियो जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.758896 into 10 power 8 कूलम, ये इनका चार्ज होता है। तो जो E/M का रेशियो है ये हमेशा के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने कैथोड किरणें या कैनाल किरणों के विषय में बता दिया। आइए धन किरणों के विषय में बताया जाए कि इनको धन किरणें भी ऐसी जो है, ये भी एक सीधी रेखा में चलती हैं। आइए धन किरणों के विषय में देखा जाए तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा परिवर्तन हम आपको धन किरणों के विषय में बता रहे हैं, पॉजिटिव रेज के विषय में बता रहे हैं। ये पॉजिटिव रेज है। अब हम पॉजिटिव रेज के विषय में आपको बताने चल रहे हैं, धन किरणों के विषय में बताने चल रहे हैं। इनको हम कहते हैं धन किरणें। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये धन किरणें हैं। अब धन किरणें जो है ये किस तरह से, इनके विषय में आपको बताने चल रहे हैं। इसके विषय में आप देखिए तो यहाँ पर ये एनोड को मान लेते हैं, इसको प्लस चार्ज मान लिया हमने, एनोड को मान लिया। क्या मान लिया, यहाँ पर इसको मिला देते हैं, कांच की ट्यूब बन जाएगी आपकी। ये कांच की ट्यूब बन गई, कांच की पतली नलिका बन गई। यहाँ पर इस तरह से आपने कांच की पतली नलिका को बनाया और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड, एक को पॉजिटिव मैंने कहा है और दूसरा परफोरेटेड है। क्या है ये? परफोरेटेड है। इसको हम यहाँ से न जोड़कर आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब आप समझ गए होंगे, जिसको छिद्रिल कहा गया। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रिल, जिसमें होल है। आप देख सकते हैं इसके बीच बीच में होल है, परफोरेटेड है। तो ये परफोरेटेड का मतलब जो किरणें इससे टकराएंगी वो तो जो है, जो किरणें इससे टकरा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, वो तो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, लेकिन अगर इनके बीच जो पतला होल है उससे ये किरणें आगे निकल जा रही है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, होल से ये किरणें आगे निकल जा रही हैं, होल से ये किरणें आगे निकल जा रही है। इस तरह से अगर इनमें छिद्रिल प्लेट मिलती है तो ये जो है, ये धन किरणें जो है उनसे आगे निकल जाती हैं। तो धन किरणें जो आगे निकल जा रही हैं, इन्हीं धन किरणों को कहा गया कि जो है प्रोटॉन होते हैं। अब इनके विषय बताएगा, धन किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती है। धन किरणें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती, जो कैरेक्टर आपने वहां पर पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो डिस्पर्स कर जाएंगी, विक्षेपित हो जाएंगी। धन किरणें जो है ये सीधी रेखा में चलती हैं, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, उनको काला कर देती हैं। धन जैसे आपने जो है
इलेक्ट्रॉन के विषय में पढ़ा, ठीक है, ये प्रोटॉन के विषय में डिस्कस कर लिया जाए। धन किरणें जो है वो पतली पन्नी को भेद करके बाहर निकल जाती हैं। धन किरणें किसी धात्विक प्लेट से टकराने पर स्फुटदीप या ज्वाला, या कहा जाए कि हम या आसानीपूर्वक स्फुटदीप, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इस तरह से इनकी एक चिंगारी निकलती है जो स्फुटदीप्त के नाम से जाना गया। कण कण के रूप में इनकी चिंगारियां निकलती हैं, स्फुटदीप्त उत्पन्न करती हैं। और कैथोड किरणों जो है, धन किरणें जो होती हैं, इनका वेग जो होता है वह कैथोड किरणों से कम होता है। धन किरणों का वेग कैथोड किरणों से कम होता है। इस तरह से मैंने धन किरणों की प्रवृत्ति को बताया। अब आइए देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन की खोज जो है, यह देखिएगा बड़ा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रॉन की खोज के विषय में ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन को मैंने बता दिया और ये प्रोटॉन को मैंने बता दिया, धन किरणों के विषय मैंने बता दिया। अब आइए न्यूट्रॉन के विषय में देखा जाए, तो न्यूट्रॉन के विषय में यहां पर हम आपको सिंपल सा पॉइंट बताना चाहेंगे कि न्यूट्रॉन के विषय में मैंने बताया कि जेम्स चैडविक ने 1932 में, जेम्स ई चैडविक ने 1932 में जो है अपना एक्सप्लेनेशन दिया, और इन्होंने न्यूट्रॉन के लिए अपना जो साइन यूज किया 0n1 कहा, इसी को इन्होंने न्यूट्रॉन कहा। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। अब ये 0n1 जो न्यूट्रॉन रहा है, मैंने मास के विषय में आपको ऑलरेडी बता दिया 1.00797 AMU इसका एटॉमिक मास होता है। AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इन्होंने कैसे निकाला जा, देखिएगा, बेरिलियम के ऊपर इन्होंने अल्फा रेज की, अल्फा कणों की बमबारी कर दिया। बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी कर दिया, ध्यान से देखिएगा। तो बेरिलियम के ऊपर कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखिएगा जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं Be49, अल्फा रेज की बमबारी क्या, 2He4, यहां पर इसकी बमबारी कर दिया। बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी किया। अब यहां पर कार्बन 612 बन गया, ध्यान दीजिएगा। अब एक कार्बन बना 612, ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 to 6 तो हो गया, लेकिन 9 4 13 होना चाहिए, यहां पर 12 ही है। तो यहां पर जो निकलने वाला पार्टिकल है वह है 0n1। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से इन्होंने जो है जे थॉमसन ने इस तरह से जो है न्यूट्रॉन की खोज किया जो है आसानी पूर्वक। तो यहां से न्यूट्रॉन की खोज होती है, और इस तरह से न्यूट्रॉनों की खोज को करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की जाए तो कार्बन 6 12 बनते हैं और जो है न्यूट्रॉन पार्टिकल बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद आता है परमाणु नाभिक की खोज। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसका अगला टॉपिक अपने अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। तब तक जो है आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग जो है केमिस्ट्री के इस टॉपिक के 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास 11th में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से है, और क्लास 9th में जो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के नाम से है। तो जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम मैंने पढ़ाया, और ये जो है क्लास 9th में भी मैंने बताया, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी को ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे टोटल वीडियोस को आप देख सकें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हम अपने जो है लगातार जो है अपने चैनल पर जो है वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। आप लोग एक एक करके हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, साथ साथ उसके फिगर को मैं अपलोड करता रहूंगा और सारे पॉइंट्स को देखते रहिएगा। उसके साथ में जो है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड करूंगा, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के इस टॉपिक के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।